कल जो हमारा क्लास हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, मैं कल आपको समझाया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। एक्चुअली हम एक ऐसा सोसाइटी चाहते हैं जहां रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी टाइप की प्रॉब्लम ना रहे। मेंटल भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सोशल भी कोई ना रहे, इमोशनल भी ना रहे और बिहेवियरल भी ना रहे। तो ये एक ऐसा आइडियल जो हम सोसाइटी सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रयास भी करने होंगे। तो क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमारा क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहला पॉइंट यही है, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में, ये तो सबको मालूम है सर, ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हमारे सामने फूड का बहुत प्रॉब्लम था। कई लोग भूखमरी के शिकार थे। जो हमारा एग्रीकल्चर था एकदम डंप पड़ा हुआ था, कोई प्रोडक्शन नहीं था, टेक्निक नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी, पॉपुलेशन भी बहुत सारी थी। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमारा इंडिया एक ऐसा देश था जिसने बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फोकस किया कि ये चीज़ हमें एनी हाउ कंट्रोल में लानी है, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको सभी फैसिलिटी आसानी से मिलना शुरू हो जाए। तो हमने जैसे ही देश आज़ाद हुआ, नए हमारे प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 1951 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसे नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग का एक जो मेन टारगेट था वो था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। मेन सबसे बड़ा यही था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है इस देश की। बाद में ना केवल पॉपुलेशन बल्कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड लगभग हर एक प्रॉब्लम्स को शामिल करते गए इस फैमिली प्लानिंग में। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हमने शामिल करना शुरू किया। और इस प्रोग्राम में बहुत सारे नए नए ये जो पॉइंट्स है कि हमको ऐसा भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा हो जाए तो भी अच्छा है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम। तो केवल फैमिली प्लानिंग जो था उसका उद्देश्य अब बढ़ता गया। उसमें हमने चाइल्ड हेल्थ को भी शामिल कर लिया, पोस्ट नेटल केयर को भी शामिल कर लिया, अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है, एजुकेशन में थोड़ा सा इस तरह की शिक्षा भी शामिल हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हमने फैमिली प्लानिंग में ऐड करते गए। तो हमको लगा ये फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है ये नाम सूटेबल नहीं है। बाद में जब बहुत सारे इसमें ये अलग अलग फंक्शन भी जोड़ दिए, इस प्रोग्राम को हमने कन्वर्ट कर दिया और नाम दे दिया RCH प्रोग्राम। इसको क्या नाम दे दिया? RCH प्रोग्राम। ठीक है, तो RCH प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम हमको याद होना चाहिए कि RCH प्रोग्राम है क्या। RCH प्रोग्राम वो सभी फंक्शन हैं, वो सभी वर्क हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए, ये एक नंबर में कई बार पूछा गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसको क्या नाम दे दिया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। नाउ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चेंज इनटू RCH प्रोग्राम। क्या क्या शामिल किया देखिए, आपको ऑलरेडी यहां देखने को मिल रहा है चाइल्ड हेल्थ केयर। अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया।
तो क्या क्या कैसे कैसे होता गया ये पूरा काम, हमारी गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप ले रही थी, वो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। हालांकि यहाँ इन स्टेप से ज़्यादा क्वेश्चन तो कभी नहीं बनते, लेकिन ये चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक है, तो आरसीएच प्रोग्राम का ओवरऑल क्या उद्देश्य था? इसका ओवरऑल उद्देश्य था एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने, एक हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी कैसी सोसाइटी? रिप्रोडक्टिव हेल्दी, ये इसका मेन टारगेट था। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही थी ये थोड़ा सा हमको जानना है। नंबर वन हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑडियो विजुअल, देखिए मैं थोड़ा सा कहानी भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया। प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल का मतलब ऑडियो मतलब जो आवाज से, और विजुअल मतलब देखने से। आपने देखा होगा गांव में पुराने समय में गवर्नमेंट की तरफ से एक व्हीकल आता था, कार या जीप जैसी आती थी, और उसमें एक बड़ा सा स्क्रीन लगा रहता था जिसपे वो पिक्चर या मूवी दिखाते थे। उस वक्त उस जमाने में जो नई नई मूवी होती थी वो उन कार के अंदर जो सेटअप था, ऑडियो विजुअल था, उसमें वो गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए वो मूवी चलाते थे। और जब मूवी देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, उस गाड़ी के चारों तरफ बैठ जाते थे, पिक्चर देख रहे थे, तो बीच में फिर वो अपना प्रोग्राम दिखाते कि हमारा देश का सिचुएशन क्या है, हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, और जो सेक्सुअली रिलेटेड बीमारियां हैं उनसे कैसे बचें। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम थे जो गांव के लोग, शहर, इवन पहले इतने ज़्यादा शहर भी डेवलप नहीं थे, हर जगह अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता थी। तो गवर्नमेंट इस तरह के कुछ स्टेप ले रही थी, ऑडियो विजुअल ऐड का सहारा लिया, प्रिंट मीडिया, कुछ प्रिंट लगा के पोस्टर वो सरकारी बिल्डिंग पे या पब्लिक प्लेस पे चिपकाते थे, पेंटिंग करवा देते थे कई जगह पे, तो उसमें लिखा रहता था हम दो हमारे दो, हाँ, बड़े बड़े स्लोगन, छोटा हैप्पी परिवार जो होता है, छोटा परिवार, उसकी खुशियों को दिखाते हुए फोटोग्राफ्स, पोस्टर, ये सब गवर्नमेंट लगवा रही थी ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ठीक है, तो ये सब काम होने के अलावा जो सबसे बड़ा काम था कि आखिर ये इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर सकता है, उनको भी गवर्नमेंट ने समझाने का काम किया। एक आम लोगों को समझाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा, तब उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिलेगा और वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे ढंग से कर पाएंगे। पेरेंट्स के अलावा जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, हाँ, ये क्लोज जो रिलेटिव जो होते हैं ये भी काफ़ी मदद कर सकते हैं। टीचर्स कुछ एजुकेशन के थ्रू काफ़ी अवेयरनेस फैला सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ये भी मदद भी कर सकते हैं और ये मिसगाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्रेंड्स को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कई बार। लेकिन ये जो हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, जिनका अनुभव ज़्यादा है, वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें अगर बच्चों को समझाएंगे, सिखाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारी जो मेंटल और सोशल प्रॉब्लम है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकती है। तो इनका भी हेल्प लेने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रोग्राम चलाए, पेरेंट्स को भी जागरूक किया, टीचर्स को कई सारी ट्रेनिंग दिलवाए, टीचर्स को ऐसे काम दिए कि आपको गांव में जाके या शहर में जाके ये प्रोग्राम चलाने हैं, अवेयरनेस फैलाना है, सिलेबस में ऐड किया गया। आपने सुना होगा सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के लिए अलग अलग टाइम पे चैप्टर्स के अंदर ये कुछ टॉपिक डाले गए ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर कोई मिथ्स ना रहे। मिथ्स का मतलब होता है कुछ गलत धारणाएं बन जाती हैं बच्चों के दिमाग में, जो उस बच्चे को बहुत परेशान करती है। उसके दिमाग में ये बन जाता है कि मैं आगे चलकर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा,
हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है, इस तरह की एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हमारा जो एडोलसेंस है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सही ढंग से समझे, उनके फंक्शन के बारे में समझे, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उनके बारे में समझे, और कहीं ना कहीं वो इस तरह का जब उसको नॉलेज मिलेगा तो ये मिथ्स उसको परेशान नहीं करेंगी। बहुत सारे मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, गलत धारणाएं उसके दिमाग में फीड हो जाती हैं, वो सब गलत धारणा एक प्रॉपर एजुकेशन मिलने से वो रिमूव हो सकती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये बहुत आसान नहीं थी, देश इतना बड़ा था, पॉपुलेशन अलग थी, सबकी सोच अलग थी, उस सोच को बदलना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन ये लोग मिलकर अगर सोच को बदलने का प्रयास करें तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। फिर हमारी जो नई जनरेशन आएगी ऑलरेडी वो बहुत वेल एजुकेटेड आएगी, और स्वाभाविक है कि वो अपने जो भी नेक्स्ट जनरेशन वो प्रोड्यूस करेंगे उनको भी अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा था। खास तौर पे क्या क्या जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी थी वो भी आप थोड़ा समझिए। सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जानकारी है ये हर एक न्यू जनरेशन को जानना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा हम बात करेंगे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है कि ये ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। प्रॉपर हाइजीनिक अगर मेंटेन करते हैं, हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो सिंपल डॉक्टर से मिलकर हम एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन लेके इन बीमारियों को भी आसानी से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारी क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, कैसा सिंपल इलाज है, ये समझना जरूरी है एसटीडी के बारे में। इवन अभी एक जो नया प्रॉब्लम है एड्स, खासतौर पे इस एसटीडी में जो हम एड्स पढ़ते हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा आपको डेथ की ओर लेके जाता है, ठीक है। तो हमारे इसी क्लास 12 के सिलेबस में एड्स को एक कंप्लीट डिजीज के रूप में पढ़ाया गया है। एसटीडी इसी चैप्टर में एक टॉपिक दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वहाँ पे आपको समझाने का प्रयास होगा। तो एसटीडी भी हम पढ़ेंगे, एड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे हाइजीनिक कंडीशन। ये अगर हम बात करें हाइजीन, तो हाइजीन साफ सफाई क्लीनिंग इसके ऊपर भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। बच्चे को जो भी एडोलसेंस में है या जो भी रिप्रोडक्टिव एज में है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते तो कितना इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं बैक्टीरिया वायरस से। हाँ, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक फीलिंग होना ज़रूरी है। देखिए जब से कोरोना आया हमने एक बैलेंस्ड डाइट लेना शुरू किया। हाँ, हम इम्यूनिटी की तरफ सोचना शुरू किए, न जाने कितने काढ़ा गिलोय वगैरह जाने क्या क्या पिया। हाँ, और हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा उटपटांग फूड हम खा लें कि हम बीमार हो जाएं। हाथ बार बार धो रहे, तो ये सब क्या है, अवेयरनेस। जितना अवेयर होंगे उतनी ही प्रॉब्लम हमसे दूर रहेंगी। तो ये वो काम चल रहा था आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें हर टाइप की अवेयरनेस फैलाने का कोशिश हो रहा था, ठीक है। इनके अलावा जो मेन अवेयरनेस फैलाने की बात थी वो थी आपके बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में। बर्थ कंट्रोल मेथड, क्योंकि पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी समस्या है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें बर्थ कंट्रोल को थोड़ा सा फैमिलियर बनाना होगा, रिसर्च पे ध्यान देना होगा, नए नए टूल्स डिवाइस अवेलेबल कराने होंगे। बर्थ कंट्रोल के अलावा प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करें इस पे भी ध्यान देना होगा, चूँकि जब ये प्रोग्राम चल रहे थे उस वक्त जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, मातृ मृत्यु दर, वो बहुत ज़्यादा थी। हाँ, जो प्रेग्नेंट मदर है, हाँ प्रेग्नेंट मदर है, या जो आपके चाइल्ड जो अभी जस्ट पैदा हुए हैं, हाँ चाइल्ड केयर,
इनके ऊपर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता थी। तो हम ये बात करेंगे क्या होता है ये मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, इनको भी मैं अभी आगे चल के डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में देना था। हमें नए नए हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी अगर ये सब करना है। तो हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ने वाली है, अगर हम हर चीज़ फैसिलिटी हमारी सोसाइटी को उपलब्ध कराएं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमें हर गांव-गांव तक कम से कम एक हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी जो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में लोगों को समझा सकें, उनका प्रेग्नेंट लेडी का केयर कैसे करें, बच्चों की केयर कैसे करें। और यहाँ पर ख़ास तौर पे हम बात करते हैं गांव में पहले प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी गांव की महिलाएं ही करवा देती थी, जिसमें डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाती थी, इन्फेक्शन फैल जाता था। तो हमें वो प्रॉपर मेडिकल डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी गाँव में। आज आप देखते हैं हॉस्पिटल लगभग हर आसपास में खुल गए हैं, लेकिन इतना फैसिलिटी आज भी नहीं है कि उस पॉपुलेशन के लोड को वो हॉस्पिटल झेल सके। आज भी जब हम हॉस्पिटल जाते तो डॉक्टर ही नहीं मिलते। हाँ, वो कितना उम्मीद के साथ गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए, वो बिल्डिंग बनाई है। आपने देखा एम्बुलेंस की व्यवस्था की है कि कहीं से भी अगर कॉल आएगा तो प्रेग्नेंट लेडी को तुरंत लेके हॉस्पिटल आएगा। लेकिन ये सब प्रैक्टिकली बहुत सारा प्रॉब्लम आज भी मौजूद है। तो एक जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम एक हेल्दी सोसाइटी की कल्पना नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा हमें बहुत सारे एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, मतलब हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। आप देख रहे कि कितना कंपटीशन है, डॉक्टर्स लोग बनना भी नहीं चाहते कई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर में ना जब आप बनते हैं, जब आप शुरू करते हैं, आपका लास्ट पूरा कंप्लीट लाइफ तक आप लोगों की सेवा करने में ही आपका जीवन निकलता है। एक्चुअली वो बहुत बड़ा काम है। भगवान ने आपको पावर दिया कि आप ऐसा काम कर पाएँ, लेकिन लोग सोचते कि हमारा पर्सनल लाइफ तो फिर रहेगा नहीं, हमारा तो ज़िंदगी बस मरीजों के बीच में ही निकलेगा। हाँ, लोग जो इंजीनियर होते, कंप्यूटर वाले और ये सब, वो तो हवा में उड़ते रहते, आज अमेरिका गए, आज ऑस्ट्रेलिया गए और इधर उधर घूमते। डॉक्टर ऐसा नहीं जा सकता अपने मरीजों को छोड़ के। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 4-5 दिन वो बाहर घूम आता है, लेकिन ओवरऑल उसे बहुत बड़ा काम मिला है तो उसे अपना काम पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे एक्सपर्ट, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। हॉस्पिटल बनाने से केवल काम नहीं चलने वाला है, और बहुत सारा मटेरियल हमको चाहिए। मटेरियल मतलब फैसिलिटी। हॉस्पिटल में सामान ही नहीं है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, पर हॉस्पिटल में सामान नहीं है, मटेरियल नहीं है। वो सब भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। हाँ, चाहे हमारा सिरिंज हो, चाहे हमारे बेड हो, चाहे हमारे फैन हो, या फिर हमारी मेडिसिन हो, या वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन हो, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। हमें वैक्सीनेशन पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि आज भारत सरकार ने, आपने सुना होगा, इंद्रधनुष योजना चला के रखी है। हाँ, इंद्रधनुष योजना क्या है? इसमें 7 तरह के टीके लगते हैं बच्चों को, 7 टाइप्स ये वैक्सीन लगता है। तो 7 तरह के अलग अलग जब उसको वैक्सीन के डोज लगते हैं तो बच्चे की हेल्थ काफ़ी सुरक्षित रहती है और उसको बहुत जल्दी बीमारी अटैक नहीं कर पाती है। तो ये हर बच्चे को मिले उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया है, इंद्रधनुष प्रोग्राम। आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, भारत सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सब हो रहा था उसी वक्त जब ये जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती गई, लोगों ने मिसयूज करना भी शुरू कर दिया। कैसे शुरू किया? एक प्रॉब्लम जस्ट मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस प्रॉब्लम का नाम है एमनियोसेंटेसिस।
एमनियोसेंटेसिस। डॉक्टर के पास वो पावर आ गई कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सेक्स डिटरमाइन कर पाता था। वो डॉक्टर को मालूम चल जाता कि अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो आगे चलकर एक बॉय को बर्थ करेगी या एक गर्ल को बर्थ करेगी। तो लोगों को जब ये नॉलेज मिलना शुरू किया, जब ये शुरू हो गया, बहुत आसानी से एमनियोसेंटेसिस डॉक्टर लोग कर रहे थे, तो गर्ल को ज़्यादातर मार दिया जाता था। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारी सोसाइटी का। आज भी कई ऐसे जगह देखने को मिल सकती हैं कि बेटी का अगर जन्म हो गया तो उसको किल कर देते हैं। कैसे लोग हैं वो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में था और कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है। एब्सोल्यूट 100% ये नहीं हट पाया, हमें सोचने की आवश्यकता होगी। वो एक न्यू बॉर्न बेबी, उसका क्या मिस्टेक नेचर ने दिया, प्रकृति ने उसको भेजा है, उसको आपको केयर करना चाहिए। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है ये भी थोड़ा जान लीजिए। एक्चुअली जब यूटेरस के अंदर जो बेबी आपका डेवलप हो रहा है, तो यहाँ जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको, एमनियोटिक फ्लूइड। आपने देखा कि ये पूरा जो डेवलपमेंट हुआ वो इनर सेल मास से हुआ था। हाँ, इनर सेल मास से। तो कुछ सेल इस एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद हो सकती हैं जो ये वाला पार्ट नहीं बना रही। यहाँ जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को नॉन सर्जिकल तरीके से डॉक्टर थ्रू द सर्विक्स कुछ इंजेक्शन से या कुछ इस तरह के डिवाइस से इस फ्लूइड को थोड़ा सा ले लेते थे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये फ्लूइड आ गया, अब इसमें से वो सेल निकालकर उनका क्रोमोसोम पैटर्न देखते थे, क्रोमोसोम के पैटर्न को ऑब्जर्व करते थे, और वहाँ पर मालूम चला कि अगर दो इक्वल साइज के सेक्स क्रोमोसोम हैं तो वो फीमेल बनेगी, अगर दो अनइक्वल टाइप के पेयर बन रहे तो वो मेल बनेगा। ये वो टेक्निक थी। ये टेक्निक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करना एक एक्सपर्ट आदमी ही कर सकता है। आजकल तो अल्ट्रासाउंड आ गया था, जस्ट उसमें कुछ करना ही नहीं है, एक छोटा सा स्कैनर बॉडी के ऊपर लगाते हैं और तुरंत अंदर का फोटोग्राफ्स देख लेते हैं कि अंदर क्या डेवलप हो रहा है। लेकिन वो देखने के लिए कम से कम 3 मंथ प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ में जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं फीटस में, मेल और फीमेल। हाँ, तो ये अल्ट्रासाउंड का मतलब सोनोग्राफी, इसका कोई नुकसान भी नहीं होता फीमेल के ऊपर, कितनी बार भी ये करवा लेते हैं जनरली। ठीक है, तो ये पुरानी टेक्निक थी एमनियोसेंटेसिस, नई टेक्निक अल्ट्रासाउंड थी। लेकिन जब इतनी सारी प्रॉब्लम ये हो रही थी और हमारा सेक्स रेशियो बिल्कुल गड़बड़ा गया था, सेक्स रेशियो हमारा एकदम डिस्टर्ब हो गया था। सेक्स रेशियो का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 1000 में ये मान लीजिए बॉय पैदा हो रहे हैं, तो 1000 में गर्ल्स कितना पैदा हो रही थी, ये लगभग 750 के आसपास आ गया था। ये गर्ल्स रेशो देखते हैं 1000 पे रेशो, ये सेक्स रेशो कहलाता है। 1000 बॉयज पे कितना गर्ल्स, ये बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हरियाणा स्टेट आज भी इसमें काफ़ी पीछे है, लेकिन वहाँ पे भी अब काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है, नए जो लोग हैं उनकी सोच बदली है। हाँ, केरल में फीमेल ज़्यादा हो गई थी और मेल कम है। कहीं ना कहीं केरल हमारा एडवांस स्टेट था। तो ये सेक्स रेशियो की बात करते हैं। एमनियोसेंटेसिस मैंने पढ़ाया, तो लोगों को जैसे जैसे फैसिलिटी मिली लोग इसका दुरुपयोग भी करते गए। तो आज की तारीख में किसी भी हॉस्पिटल के बाहर आप जाइए, वहाँ पे एक बोर्ड लगा मिलेगा किसी भी हॉस्पिटल के बाहर, और उस बोर्ड पे लिखा होगा कि यहाँ लिंग पहचान नहीं की जाती, यह एक कानूनी अपराध है। ऐसे करके बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड ये कंपलसरी किया गवर्नमेंट ने, और जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीन हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन किया और उनको एक डाटा सर्वर पे कनेक्ट किया गया है कि अगर इस मशीन से कोई भी सोनोग्राफी होती है लिंग पहचान करने के लिए तो ये सर्वर उसको देखेगा, और अगर एक भी केस उसका मिला कि इस डॉक्टर ने इस मशीन से ऐसा लिंग पहचान करने का काम किया तो पूरा हॉस्पिटल को
सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं और डॉक्टर का जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर देते हैं। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन करना पड़ा गवर्नमेंट को, कंट्रोल करना पड़ा डॉक्टर्स को। इवन कई डॉक्टर्स को सजा भी हो गई, जेल भी गए। आज ऐसे कानून बनाने पड़े हमको, हमारे समाज इनका दुरुपयोग करने लगा था। तो आज डॉक्टर कोई भी लिंग पहचान करने की हिम्मत भी नहीं करता है। हालांकि लोग पैसे के लिए क्या नहीं करते वो बात अलग है। लोगों के पास कोई भी जब लॉक बनता है तो उसको तोड़ने की चाबी बना लेते हैं। हो सकता है ऐसे ही कुछ केस जो समाज के लिए ठीक नहीं है वो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब होने के बावजूद भी इतना सब गवर्नमेंट कर रही है, हॉस्पिटल खोल रही है, डॉक्टर बना रही है, मटेरियल पहुंचा रही है, एजुकेशन में शामिल किया, अवेयरनेस कर रही है। आप देख रहे हैं टीवी पे कितने सारे ऐड आते हैं। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी, वो कोई भी सरकारी ऐड करने के लिए आज भी पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो शौचालय बनाने का ऐड हो, चाहे वो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने का हो, चाहे वैक्सीन के लिए ऐड हो, चाहे आरसीएच प्रोग्राम के लिए ऐड हो, स्मॉल फैमिली हैप्पीनेस शो करने के ऐड हो, आज भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार के लिए उनको बनाते हैं। हाँ, चाहे तो वो कितना फीस ले सकते थे लेकिन वो नहीं लेते। ऐसे भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जरूरत है इन सब फैसिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की, और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। रिसर्च पे फोकस करना होगा। आज जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं इनको और इम्प्रूव करो, आज जो मेडिकल फैसिलिटी है इनको और इम्प्रूव करो, आज जो वैक्सीन मौजूद है इनको और इम्प्रूव करो, आज जो डॉक्टर के पास स्किल है उनको और इम्प्रूव करो। जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ही हमको हेल्प मिलता जाएगा। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस काम के ऊपर करना है और हमारे साइंटिस्ट लगातार कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, ये आपको पता चला होगा। ऐसा ही एक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, CDRI ने बनाया है। CDRI ये हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है जहां रिसर्च वर्क होता है। इसे बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? लखनऊ के अंदर। लखनऊ, लखनऊ कहाँ पे है वो तो पता है सर, यूपी में है। तो लखनऊ में एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां हमारे साइंटिस्ट लगातार मेडिकल फैसिलिटी में नई नई टूल्स एंड टेक्निक्स को खोज रहे हैं, नई नई दवाइयां हमारे लिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। इसी CDRI ने एक बहुत अच्छी टैबलेट एक बनाया, उस टैबलेट का नाम रखा सहेली। सहेली ये टैबलेट, इसका नाम पूछा जाता है। सहेली एक ऐसी टैबलेट है जो एक हफ्ते में केवल एक लेनी पड़ती है, वंस इन ए वीक। ऐसे लोगों को ये इनकी आवश्यकता पड़ेगी जो बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्चुअली ये कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है, एक हफ्ते में एक लेना होता है, वंस इन ए वीक, और इसके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम हैं। देखिए, कोई भी ये जो टेक्निक एंड टूल्स हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, कोई भी ड्रग लेते हैं बॉडी में जाता है तो हमारी फिजियोलॉजी को तो चेंज करता ही है। फिर भी हम ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जिसके नुकसान कम हो और फायदे ज़्यादा हो। तो ये बहुत अच्छा एक मेडिसिन निकाला CDRI। इस सहेली के बारे में हम आगे चल के जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरा उद्देश्य था कि रिसर्च वर्क मस्ट बी गोइंग ऑन, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। और जो CDRI हमारे लिए नए नए ड्रग तैयार कर रहा है, नए नए सिरिंज का स्टाइल या जो भी है, अभी ART भी आप पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी को कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के रिसर्च जो प्रोग्राम है वो लगातार चलते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ भी है। भारत सरकार 1951 से प्रयास कर रही है और आज 2021 है। इतने सालों में बहुत इम्प्रूव हुआ है, फिर भी सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलेशन जो यहाँ थी वो आज बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई है।
फैसिलिटी जो थी वो भी बहुत सारी बड़ी हैं, पर इस पॉपुलेशन के हिसाब से आज भी कम पड़ रही हैं। हालांकि ये सब करने से हमारी मोर्टिलिटी बहुत कम हुई है। मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। हमारे ऐसे कपल्स बहुत ज़्यादा आज देखने को मिलते हैं जो स्मॉल फैमिली रखते हैं। स्मॉल फैमिली वाले कपल्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें कमी आई है। आज एसटीडी इनका क्योर करना बहुत आसान हो गया है। बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है और ऑफ कोर्स हमारी मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो ये कुछ हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स थी और गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही थी, क्या क्या मदद लेने की आवश्यकता थी, क्या क्या हो रहा था, इसको लेके मैंने एक स्टोरी, एक छोटी सी कहानी जैसा आज आपको सुनाया। मुझे लगा कि ये सुनने से कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ती है। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पॉपुलेशन का विस्फोट हुआ है, एक्सप्लोजन नाम दिया गया है इसको, और इसको कंट्रोल करने के कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स की भी बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज की क्लास थोड़ा